Hello guys, welcome back to my channel. My name is Siaja Chaurasia and I wanted to ask you a question. Are you confused like which tax regime is the best for you? With the introduction of the new tax regime, many are confused like should we switch to the new tax regime or should we continue with the old tax regime? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में रहना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहिए, बहुत ही इजी वे में। मैं आपको एक एक डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा और बाद में आप लोग कंफ्यूज भी होने लगोगे। तो इसलिए ये वीडियो को सिंपल रखने के लिए और आप लोगों का काम ईजी करने के लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाया है। वो एक्सेल शीट आपको मैं कैसे यूज़ करना है वो मैं इसमें बता दूंगा। आप वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आपको खाली अपना इनकम पुट करना है और आपको आपका सारा क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको वो शीट दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि ये अपना एक्सेल शीट यहाँ पे आ चुका है। ये एक्सेल शीट यूज़ करने के लिए दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, अगर आपको प्रिंट आउट्स वगैरह लेने होंगे, अपने सीए को दिखाना होगा कि हमने भी कुछ कैलकुलेशन किया है जस्ट फॉर द रेफरेंस, तो इसके लिए। और यहाँ पे एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अपना एज प्रॉपर डालना है क्योंकि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर वो एज के ऊपर से डिफरेंस है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें। न्यू टैक्स रेजिम में तो सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम का टैक्स बरोबर आना चाहिए, इसलिए आपको एज बरोबर से डालना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये चीज़ें यहाँ पे कुछ लिखी हुई है कि इनपुट फिगर्स ओनली इन द इनपुट फिगर कॉलम। इनपुट फिगर कॉलम कौन सा है? ये देखो ये वाला। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ही फिगर्स इनपुट करना है, दूसरे किसी भी सेल्स को आपको छेड़ना नहीं है। वैसे आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि सेल्स लॉक है फिर भी। और आपको अपना एज प्रॉपरली डालना है जो मैं बता चुका आपको। एब्सोल्यूट नंबर्स ही आपको डालने हैं इवन इफ नेगेटिव। अभी ये 50,000 का, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कवर किया है 3 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, तो वो आप अपने सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट्स उनसे ही डिस्कस करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। सेम विद द कैपिटल गेंस, क्योंकि कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको कंसल्ट ही करना चाहिए, खुद से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। और कैलकुलेशन इजी रहे, लोगों को समझ में आए। ज़्यादातर लोगों के पास बिजनेस और कैपिटल गेंस के इनकम नहीं भी होते, इसलिए हमने यहाँ पे जनरल पब्लिक और उनको कंसिडर करते हुए ये बनाया है। तो यहाँ पे आपको आपका सैलरी इनकम डालना है। सैलरी इनकम आप कैसे डालोगे? आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा, उस फॉर्म 16 के अंदर सारे डेटा होते हैं, जैसे कि आपका टोटल सैलरी, उसमें ब्रेकअप होगा ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी और उसमें डीए वगैरह। वो चीज़ें आप यहाँ पे सीधा आप टोटल में डाल सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे जो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है सैलरी में से, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नेगेटिव फिगर नहीं डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉजिटिव फिगर ही डालना है। वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि इनपुट द एब्सोल्यूट नंबर्स इवन इफ नेगेटिव। अगर आपको कोई चीज़ लेस भी करना है तो भी आप एब्सोल्यूट नंबर ही टाइप करें, उसको नेगेटिव में टाइप मत करें, क्योंकि फॉर्मूला उस तरीके से कंसिडर किया गया है इसके अंदर कि वो ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव में ले लेगा। तो जैसे कि मेरे पास फॉर्म 16 आ गया, उसमें मैंने देखा कि मेरा सैलरी 9 लाख रुपीज़ है, वो मैंने डाल दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी फॉर्म 16 के अंदर सब आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, आपको खाली यहाँ पे इनपुट करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स 2500 का, ये सब डालने के बाद मेरा यहाँ पे नेट सैलरी आ गया 8,47,500। और अगर मेरे पास कोई रेंट इनकम होगा, फॉर एग्जांपल 2,40,000 का मेरा रेंट इनकम है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ रहेगा, अगर मैंने पे किया रहेगा, मान लो मैंने 12,000 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, तो ये देखो मेरे को ये माइनस करना था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे 12,000 ही लिखा, मैंने माइनस करके नहीं लिखा, पर वो ऑटोमेटिक माइनस होके आ गया। ये चीज़ें वापस बता रहा हूँ क्योंकि आप मिस्टेक मत करना, मिस्टेक करोगे तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। इस तरीके से आपको अगर बैंक से कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, फॉर एग्जांपल 15,000 का कुछ इंटरेस्ट मिल गया बैंक से, एफडी का इंटरेस्ट मिल गया 30,000 का, कुछ आपको आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट होगा, वो भी आप लिख सकते हो। डिविडेंड भी आपको कुछ मिला होगा 5,000 का, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते। इस तरीके से आप अपना
सारा इनकम डाल दिए। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में दोनों में भी यहाँ पे आ गया। अभी न्यू टैक्स रेजिम में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो वो हमने वहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ है। उस तरीके से यहाँ पे जो इनकम है वो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं डिडक्शंस की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन हो गया, आपका LIC प्रीमियम्स, आपका मेडिक्लेम और इंटरेस्ट के डिडक्शंस जो आपको सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी एग्जांपल में, कि मान लो आपने LIC का प्रीमियम पे किया है 25,000 और हाउसिंग लोन का आपने प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है। इंटरेस्ट का डिडक्शन अलग से मिलता है हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर ही। अगर आपने प्रिंसिपल का रिपेमेंट कुछ किया होगा तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। मान लो आपने 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल का रिपेमेंट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 2,25,000, बट डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है ATC के अंदर 1,50,000 का ही, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह अगर आपका मेडिक्लेम है कुछ, तो आप मेडिक्लेम में डाल सकते हो यहाँ पे कि 25,000 आपने मेडिक्लेम में पे किया। और ATTT है, जैसा आपने ऊपर लिखा कि 15,000 आपको सेविंग्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिला है, तो आप यहाँ पे 15,000 लिख दो, बट यहाँ पर 10,000 ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलता है। इस तरीके से आपका टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर आ जाएगा। और आपका नीचे टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में 90,000 का टैक्स भरना है, रफली राउंड फिगर, और यहाँ पर 71,000 का। और आपका अगर कुछ TDS वगैरह डिडक्ट हुआ होगा जो आप फॉर्म 26 से इसमें देख सकते हो, तो उसके अंदर आप वो देखकर यहाँ पे डाल देना, तो आपको नेट अमाउंट कितना पे करना है वो यहाँ पे समझ जाएगा। और अगर ये आप अमाउंट 31 मार्च यानी कल तक भी भर दोगे, आज 30 मार्च है, तो भी आपको सेक्शन 234B के इंटरेस्ट बच जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली बता देगा विच रेजिम टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो ये बहुत ही सिंपल है, खाली यूज करने के लिए आप इन बातों का ध्यान देना जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको फिगर सिर्फ ये व्हाइट बॉक्सेस में ही डालने हैं। आपको अपना एज प्रॉपर डालना है। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे 59 था, तो यहाँ पे हमको इसने कितना बोला कि 90,397 और 71,698 का टैक्स आ रहा है। अगर हम इसको बढ़ाकर 65 एज कर देते हैं, 65 एज कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये देखो, ये कुछ तो 90,000 के आसपास था, वो 87 हो गया, पर ये सेम ही है यहाँ पर, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में एज के ऊपर से कुछ भी स्लैब में डिफरेंस नहीं है, ओल्ड का चेंज होगा। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है और नंबर एब्सोल्यूट ही डालें। तो ये आप यूज करो, आपको समझ जाएगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेस्ट है। और इसमें आपको कुछ भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है कि किसको क्या मिलता है डिडक्शंस, किस में क्या नहीं मिलता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपके लिए क्या है, आप अपना फॉर्म 16 लो, ये फिल करो और आप अपना सजेशन खुद से आप जाके बोल सकते हो अपने CA को कि मैंने ये देखा था कि मुझे ये बेस्ट लग रहा है, तो आप इसमें ही मेरा रिटर्न फाइल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, and for more tax related content follow YouTube channel. Thank you.